हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो राजस्थान सेट एग्जाम के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अपना टारगेट था कि 100 एमसीक्यू अपन सोल्व करके और आपकी पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूलर बायो है वो 100 एमसीक्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे यहाँ से रिवाइज हो जाए आपके एग्जाम के लिए। तो अपन ने 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे 3 सेक्शन के अंदर। हर वीडियो में अपन ने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। सो लास्ट सेशन आज मॉलिक्यूलर बायो का 25 क्वेश्चन और होते हैं आपके, ये पूरे हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान सेट लाइफ साइंस नाम से, वहां से जाके आप देख सकते हो। 76 देखते हैं। विच वन बाइंड्स टू EFG एंड ब्लॉक ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखो एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसलेशन में आपको जो भी इनहिबिटर्स हैं वहां से डेफिनेटली, चाहे CSIR हो, गेट हो, नेट सॉरी सेट एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन बनता है। उनको एक बार आप देख के जाना, सारे के सारे जो भी आपके इनहिबिटर्स है। ठीक है। ये किसका पूछ रहा है कि EFG पे बाइंड होता है और जो ट्रांसलोकेशन उसको ब्लॉक करता है। जो इलोंगेशन फैक्टर से बाइंड करता है। ठीक है। तो वो आंसर होगा आपका फुसिडिक एसिड। ठीक है। फुसिडिक एसिड है, इसकी बात करें तो ये क्या करता है, जो आपका EFG है इलोंगेशन फैक्टर जी से बाइंड करता है, और EFG जो है GDP कॉम्प्लेक्स को राइबोसोम से रिलीज होने से रोकता है। दैट मीन जो ट्रांसलोकेशन है वो इनहिबिट हो रहा है। इसी तरह अगर आप प्यूरामाइसिन की बात करो तो ये क्या करता है, प्री मेच्योर चेन टर्मिनेशन। ठीक है। फिर आपके जो फुसिडिक एसिड है, इसका आपके EFG इनहिबिशन वाला इरिथ्रोमाइसिन, ये आपके 50S जो राइबोसोमल यूनिट है उसके साथ बाइंड होगा। और जो टेट्रासाइक्लिन है वो जुड़ता है आपके अमीनो एसाइल टीआरएनए की जो एंट्री है, जो ए साइट है उसको इनहिबिट करता है। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना। 76 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 77 देखो, रोल ऑफ ERF1 एंड ERF2 ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। देखो ये दोनों काम आते हैं आपके, इनको सिंपल समझो। इनकी जो अगर फुल फॉर्म देखोगे आप, ये एक तरह का काम करते हैं टर्मिनेशन कोडन को रिकॉग्नाइज करने का। ठीक है। ट्रांसलेशन के अंदर आपको हर एक फैक्टर का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, थोड़ा सा थोड़ा टफ लगता है। यूकैरियोट के अंदर जो रिलीज फैक्टर है, जो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन को उसको पार्टिसिपेट करते हैं। ERF1 क्या करता है, ये स्टॉप कोडन जो आपके UAA, UAG और UGA को रिकॉग्नाइज करता है। तो ERF1 क्या करेगा, UAA, UGA और UGA उनको रिकॉग्नाइज करेगा। और जो ERF2 है, ठीक है, ये क्या करता है, जो GT पेज है उसकी एक्टिविटी में हेल्प करता है। ठीक है। जो ERF1 की जो GT पेज एक्टिविटी है उसमें ये एक्टिविटी में हेल्प करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। सो यहाँ से जो क्वेश्चन आंसर बनने वाला है वो है आपका रिकॉग्नाइज टर्मिनेशन कोडन ईआरएफ। ERF1 और ERF2 का मोस्टली जो ट्रांसलेशन का जो टर्मिनेशन होगा, तो उसके अंदर जो स्टॉप कोडन है UAA, UGA और UAG, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करेगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 अदर नेम ऑफ RNA इंटरफेरेंस। शॉर्ट में बात कर रहा है RNAi की, जो जीन साइलेंसिंग है। इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन जीन साइलेंसिंग, ट्रांसजीन साइलेंसिंग और क्वेलिंग। सारे के सारे नाम इसके सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जो क्वेलिंग वाला वर्ड है ये आया है, जो फंजाई में RNAi होता है, RNA इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग वाला फिनोमेनन, उसको बोलते हैं क्वेलिंग। 79 है, रोल ऑफ RNA इंटरफेरेंस। तो देखो, पोस्ट ट्रांसलेशन जीन रेगुलेशन, ट्रांसपोजोन रेगुलेशन, डिफेंस सेल डिफेंडिंग सेल अगेंस्ट वायरस। सारे के सारे यहाँ पे फंक्शन हो गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 80 वाला है। 80 में देखो डाइसर इंक्लूड। जब भी अपन जीन साइलेंसिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे डाइसर अपन पढ़ते हैं, जो एक तरह का क्या है, RNA एक फैमिली है। ठीक है। जो क्या करती है, डबल स्टैंडर्ड RNA को स्मॉल RNA फ्रेगमेंट्स में प्रोसेस करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो एटीपेज और हेलिकेज डोमेन होता है, RNA थर्ड कैटालाइटिक डोमेन होता है, डबल स्टैंड बाइंडिंग डोमेन होता है। तो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 81 देखो, डिस्कवर्ड फर्स्ट mRNA। ठीक है। जो अपन अलग अलग पढ़ते हैं जीन साइलेंसिंग में, जो फर्स्ट mRNA डिस्कवर किया गया था वो था आपके लिन 4। ठीक है।
किसके द्वारा? बाय विक्टर एम्ब्रोस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा था? लिनफोर, और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? आपके विक्टर एम्ब्रोस के द्वारा। और किसके अंदर देखा गया था? सी एलिगेंस के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 82 देखो, 82 में अच्छा ये इसे बताना आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो, ट्रांसलेशन ऑफ फेरिटिन एमआरएनए इज रिड्यूस्ड व्हेन आयरन कंसंट्रेशन लो, ये तो सही है। फेरिटिन फॉर्मेशन इंक्रीज अपॉन हाई आरएनए कंसंट्रेशन, ये बात भी सही है। एकोनिटेज इज ए मेजर आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, दैट मींस एकोनिटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एकोनिटेज एक मेजर आईआरपी है, ठीक है। तो सारे सारे स्टेटमेंट सही हो गए। देखो, फेरिटिन का ट्रांसलेशन होगा जब आयरन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ते ही बढ़ जाएगा, और आयरन की कंसंट्रेशन जैसे ही लो हुई तो फेरिटिन एमआरएनए का ट्रांसलेशन भी लो हो जाएगा। सो 82 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 83 देखो, एफएलपी रिकॉम्बिनेंस टारगेट सीक्वेंस इज हाउ मेनी बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है। जो एफएलपी रिकॉम्बिनेंस है वो रिकॉग्नाइज करती है जो आपके एफआरटी है उसको, इसको एफआरटी। एफआरटी बोले तो एफएलपी रिकॉग्निशन टारगेट साइट, और ये होती है आपकी 34 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 84 देखो, द टर्म हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन किसके द्वारा दिए गए थे? ये आपके ई हेड्स के द्वारा। हेटेरोक्रोमेटिन दैट मीन हाईली कंडेंस्ड, और जो यूक्रोमेटिन मतलब लेस कंडेंस्ड, और जनरली ट्रांसक्रिप्शन के पर्पज से यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है। 85 देखो, इनकरेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, इसमें पूछा है इनकरेक्ट, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है कहीं के ऑप्शन बनाने में। इसके बाद देखते हैं 86 देखते हैं, ये है आपका फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में देखो, एक चीज तो आप हमेशा रख लेना, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बनता है, और जो मेमेलियन बार बॉडी है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो देखो, पोटेंशियल जीन ट्रांसक्रिप्शन है, सॉरी पोटेंशियल फॉर जीन एक्सप्रेशन, मे बी कंडेंस और डिकंडेंस दोनों कंडीशंस हैं। बार बॉडी इज क्लासिकल एग्जाम्पल इसका। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। एग्जाम्पल देखो, फीमेल मेमल्स में इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो फैकल्टेटिव मतलब कंडीशनली है, होता है वो, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव है वो परमानेंटली वाला होता है। 87 नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो क्लाइनफेल्ट, अगर आपको बार बॉडीज निकालनी है तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 करो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो 47 एक्स एक्स वाई। सो यहाँ से कितने हैं? एक बार बॉडी बचेगी आपके पास में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सुमो प्रोटीन दैट मीन जो स्मॉल यूबिकिटिन लाइक मॉडिफायर है, उसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो उसके अंदर होता है आपका 97 अमीनो एसिड। 89 रोल ऑफ हिस्टोन लाइसिन मिथाइलेशन। तो हिस्टोन लाइसिन मिथाइलेशन का काम होता है आपके हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन का, क्रोमोसोम एक्स इनएक्टिवेशन का, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन का, ठीक है। राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। देखो यहाँ से ध्यान रखना, कल परसों मैंने बताए थे H3K4, H3K9 और H3K27। H3K9 एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, H3K9 हेटेरोक्रोमेटिन के लिए, H3K27 ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन सॉरी रिप्रेशन के लिए। सो ये यहाँ से ध्यान रखना। 90 देखो, 90 और 91 वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। देखो, प्रोटीन दैट बाइंड टू एसिटाइलेट लाइसिन इन हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन के अंदर अगर आप एसिटाइलेट लाइसिन पे बात करो तो वहाँ पे कौन सी प्रोटीन जुड़ती है? वो होती है आपकी ब्रोमोडोमेन। कौन सी है? ब्रोमोडोमेन। ब्रोमोडोमेन एक प्रोटीन डोमेन है जो क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है जो एसिटाइलेट लाइसिन रेसिड्यू है उसको। सो ब्रोमो दैट मीन्स आपको ध्यान रखना एसिटाइल, सिंपल ध्यान रखो, एग्जाम में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन इसका वैसा ही है, प्रोटीन दैट बाइंड टू मिथाइलेट लाइसिन। ये वाला बोलता है एसिटाइलेट लाइसिन, और ये बोलता है मिथाइलेट। तो मिथाइलेट
का नाम आता है, आपका आंसर होना चाहिए क्रोमोडोमेन। सो क्रोमो का मतलब मिथाइलेटेड लाइसिन। तो हो गया याद, ब्रोमो एसिटाइल क्रोमो मिथाइलेट, दोनों एकदम याद रह जाएंगे एकदम सीक्वेंस के अंदर। 92 देखो, इनकरेक्ट बताना है। हिस्टोन डीएसिटाइलेज यूज्ड फॉर रिमूविंग, मतलब डीएसिटाइलेज की बात हो रही है, ऑब्वियसली वो एसिटाइल ग्रुप हटाएगा, तो हिस्टोन वाला पहला ऑप्शन तो सही है। हिस्टोन इन हेटेरोक्रोमेटिन इज नॉर्मली डीएसिटाइलेट, ये बात भी सही है। यूक्रोमेटिन, सॉरी हिस्टोन इन यूक्रोमेटिन इज नॉर्मली एसिटाइलेट, सही बात है। सो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए। देखो हिस्टोन एसिटाइलेशन होगा तो क्रोमेटिन रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होगा तो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा, और हिस्टोन जैसे डीएसिटाइलेट हुआ क्रोमेटिन कंडेंस होगा, और कंडेंस होते ही ट्रांसक्रिप्शन जनरली कम हो जाएगा। 93 है, प्रोटियामिन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ द अमीनो एसिड। सो इसके अंदर होता है आपका आर्जिनिन, जैसे आपके स्टोन में आर्जिन लाइसिन, यहाँ पे होता है आपके आर्जिन। तो आर्जिनिन आपकी प्रोटियोमाइन के अंदर प्रेजेंट है, और ये मोस्टली जैसे काम आती है आपकी जो स्पर्म की डीएनए पैकेजिंग होती है वहाँ पे, प्रोटियोमाइन की बात करें। 94 है, टीआरएनए अटैच अमीनो एसिड एट। तो टीआरएनए कहाँ जुड़ते हैं? थर्ड एंड पे, जो टर्मिनल सीक्वेंस है सीसीए वाली वहाँ पे। 95, इन ए 3D व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए। 3D की बात करें तो 3D में कैसा दिखेगा? एल शेप का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकेंडरी वाला कैसा होता है आपका? क्लोवर लीफ वाला। तो 3D दैट मीन्स एल शेप। 96, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये तो डीएनए की स्मॉल ओपनिंग है रेप्लिकेशन में, स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। 97, प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो प्राइमर क्या है? एक स्मॉल आरएनए पॉलीमर, ये ध्यान रखना, यहाँ से कंफ्यूजन, डीएनए पॉलीमर नहीं है, ये आरएनए पॉलीमर है। प्राइमेज एंजाइम इसको बनाता है, ये सिंपल ध्यान रखना। प्राइमेज सिंथेसाइज सॉर्ट आरएनए प्राइमर, ठीक है। और प्राइमर की बात करें तो आपको जरूरत कैसे पड़ी इसकी प्राइमर की? तो प्राइमर क्या करता है, ये ध्यान रखना, प्रोवाइड फ्री 3 प्राइम OH फॉर डीएनए पॉलीमरेज, बस ये काम है प्राइमर का। 98 देखो, फंक्शन ए प्रमोटर इन जीन एक्सप्रेशन। प्रमोटर का काम क्या है? प्रमोटर ऑब्वियसली एक स्टार्ट साइट है जहाँ पे आपका पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, तो स्टार्टिंग साइट प्रोवाइड फॉर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। 99 है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन इन जीन रेगुलेशन। तो इंपॉर्टेंस पूछा है, तो ये क्या करता है? जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है डीएनए मिथाइलेशन, ये ध्यान रखना। 100 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआईआरएनए इन जीन रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये ट्रांसलेशन है जो एमआरएनए उसको प्रिवेंट करता है। जीन साइलेंसिंग के अंदर जो आपके एमआईआरएनए है उसका काम यही क्या है? आपके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करना। सो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बायो के। अब इन 100 क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि जैसे अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से, और अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि जिसने कभी मॉलिक्यूलर बायो पढ़ी नहीं है सेट के लिए और वो डायरेक्ट इन 100 क्वेश्चन करे और मॉलिक्यूलर बायो आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर बायो आपने पहले पढ़ी है, आपको थोड़ा आइडिया है, चाहे आपने एपी के एग्जाम के लिए पढ़ी हो या फिर नेट सेट में कहीं भी पढ़ी हो, और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आप पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें थोड़ी बेनिफिशियल होती है। सो 100 क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायो के। मैं तो यही बोलूंगा जो भी एस्पिरेंट एकदम सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो चालू जरूर देखना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। अगर इन 100 क्वेश्चन के अंदर बाई चांस को बाई मिस्टेक मैंने कोई गलत आंसर बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी के अंदर ध्यान नहीं होता, थोड़ा निकल जाता है। सो इसलिए क्वेश्चंस को देख के जाना, प्लस अब आज बता देना इसके बाद में कौन सी यूनिट के क्वेश्चन करवाने, क्योंकि मेरा टारगेट है अभी एंजाइम वाली क्वेश्चन करवाने का 2 वीडियो के अंदर, ताकि आपके एंजाइम काइनेटिक्स से या एंजाइम के जो इनहिबिशन से क्वेश्चन बनते हैं वो एक वीडियो सेशन में 2 वीडियो सेशन में जितना होगा उसके बाद में वो कवर कर लेंगे। और उसके बाद में प्रोटीन सॉर्टिंग वाला तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।